हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेशन। पिछले क्लास में हमने दर्पण और लेंस के बारे में जाना था। आज से हम प्रकाश से होने वाली घटनाएं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो आइए आज हम जानते हैं प्रकाश में दो घटनाएं, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, तो आज हम प्रकाश का परावर्तन जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किसी सतह से, कोई अगर चिकनी सतह है, जरूरी नहीं है कि वो दर्पण ही हो, वो पानी भी हो सकता है या कुछ जो भी माध्यम हो, सिर्फ प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कि उस सतह से टकरा कर रिटर्न हो जाए, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन का कुछ इमेजेस हैं, वो देख लीजिए। ये कोई मिरर है, चिकनी सतह में आप कुछ भी ले सकते हैं, पानी हो गया या कोई कांच है या कोई ग्लास है, तो वहाँ भी हो सकता है कुछ। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है और इस सतह से टकरा रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जो आने वाली किरण है उसे हम आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, जो परावर्तित होगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण कहेंगे। और जो एक बीच में जो ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है, इसे हम अभिलंब या इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच यानी कि आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण होता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण होता है। जिस बिंदु पर तीनों मिलती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या अभिलंब बिंदु भी बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रकाश का परावर्तन। आगे कुछ और है तो उसे भी जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति नहीं बदलती। कहने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज़ से टकराती है तो उसकी गति में जो कमी आती है, वैसे ही प्रकाश भी अगर किसी सतह से टकराएगा तो उसके तीव्रता और आयाम, मतलब जिस स्पीड से आ रही थी तो कुछ स्पीड कम जाएगा, उसका आयाम में भी कमी आएगी। जबकि उसका जो तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति है वो नहीं बदलेगा। आवृत्ति जब फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे उस टाइम जान लेंगे। आवृत्ति कहने का सीधा तात्पर्य कंपन से होता है, तो आप उससे भी जान लेंगे। तरंगदैर्ध्य जब हम आगे कुछ चैप्टर में देखेंगे तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तीव्रता गति से है, आयाम में कमी आती है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसके कुछ रूल हैं, परावर्तन के कुछ रूल हैं, तो आइए उसे जान लेते हैं। परावर्तन का पहला रूल ये है कि जो आपतित किरण है यानी कि आने वाली जो किरण है, परावर्तित किरण यानी कि जो जाने वाली किरण है, और अभिलंब जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, वो तीनों जो हैं एक ही तल में होंगे। एक ही तल कहने का अर्थ है कि एक प्लेन पे होंगे, यानी कि ये जो हम जिस पे आपको पढ़ा रहे हैं वो एक प्लेन होता है और उसी पे हम तीनों को अगर दर्शा दिए तो वो एक प्लेन पे है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकेंड हमारा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि जो ये हमारा प्लेन था और ये जो आने और जाने वाली किरण थी उसके बीच के जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, इनका मान बराबर होता है। आप कन्फ्यूजन के कारण इसे आपतन कोण और इसे परावर्तन कोण नहीं मान लेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आइए आगे जानते हैं। आगे ये इमेज है जिसे आप देख सकते हैं, ये एक मिरर है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई से, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर से, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जो तीनों मिलती है एक बिंदु पे उसे हम अभिलंब बिंदु
और सेकेंड लॉ के अनुसार एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हमने जाना। आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा दिए गए चित्र में एक्स वाई किरण ए बी से टकराती है और ए सी से टकराने के बाद उसकी दिशा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। पिक्चर के अनुसार देखेंगे एक्स वाई किरण आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है और ये फिर इधर रिटर्न हो रही है रिफ्लेक्ट होके। तो जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में नहीं रिटर्न हो रही है, उसके विपरीत दिशा में, यानी कि आने की दिशा इधर है जबकि जाने की दिशा इधर है दोनों पैरेलल ही, बट जो आने की दिशा है वो जाने की दिशा के विपरीत है। तो हम उस अनुसार ऑप्शन लगाएंगे तो हमारा ये होगा एक्स वाई के विपरीत दिशा में पैरेलल होगा। ये पैरेलल का साइन है, तो पैरेलल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेलल है एक दूसरे के, बट जो डायरेक्शन है दोनों का वो अपोजिट है। तो ऐसे कहेंगे कि दोनों पैरेलल होगी बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। एक पॉइंट है हमारा, चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक भी है और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी माना जाता है। इसलिए दर्पण पर चांदी की कलाई करते हैं, जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, जो कलाई करते हैं जिससे। अब 10 रुपये वाला आईना में तो नहीं होगा, जो जो कॉस्टली आईने होते हैं ब्रांडेड होते हैं उन सब में आपको चांदी का ही कलाई देखने को मिलेगा, जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे हमें जो कलाई करने का अर्थ है कि पेंट, अगर हम किसी भी दर्पण को कलाई नहीं करते हैं तो उसे हम कांच बोलेंगे, जबकि कलाई करने के बाद उसे हम दर्पण का नाम देते हैं, जिससे हमें रिफ्लेक्ट होने के बाद, या आईना से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आईना जो है किसी भी चीज़ को परावर्तित करती है और परावर्तित करने के बाद हमारे आंखों तक आती है, तभी हम उसको देख पाते हैं। जैसे कि इमेज के अनुसार आप एक देख लीजिए। इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा प्लेन है, ऊपर एक पहाड़ी है, नीचे पानी है। तो क्या होता है कि मान लिया जाए हम यहाँ पे, मेरी आँखें हैं, अगर यहाँ पे मेरी आँख है तो प्रकाश यहाँ से पहले इस पे आएगी और इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरे आँख पे आएगी, तभी हम इसको देख पाएंगे। तो ये घटना जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन होती है और ये जो सतह है एक परावर्तक सतह के रूप में काम करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कांच हो, पानी हो, या जो भी चिकनी सतह हो जिससे प्रकाश रिफ्लेक्ट हो, उससे प्रकाश के परावर्तन की घटना देखते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे आप आईना में फेस देखते हैं तो वो परावर्तन की ही घटनाएं हैं, और बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे आप डेली लाइफ में देखते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, इसकी बात अलग है, बट आप देखते ज़रूर हैं। आइए नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन की घटना जानने के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपवर्तन। तो अपवर्तन कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। परावर्तन में हमने देखा था कि प्रकाश एक ही माध्यम में आ रही थी और एक ही माध्यम से चली जा रही थी, जबकि अपवर्तन होता है कि एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करने के बाद उसके जो वास्तविक पथ हैं उसके वास्तविक पथ में विचलन आता है, या तो वह विलंब की ओर मुड़ जाएगी या विलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो ये दो तरह के कंडीशंस हैं जिसे हम आगे जानेंगे। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना और उसके वास्तविक पथ से मुड़ जाना, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। ये कुछ इमेजेस हैं जिसे आप देख सकते हैं। प्रकाश विरल माध्यम है, एक्सिस के ऊपर का लाइन विरल माध्यम को शो कर रहा है, नीचे का लाइन सघन माध्यम को शो कर रहा है। सघन कहने का अर्थ है कि घना, विरल के माध्यम कहने का अर्थ है कि साफ या सुगम, मतलब जो प्रकाश के लिए सुगमता प्रदान करे उसे हम विरल कहेंगे सघन की अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि विरल कहने का अर्थ सिर्फ हवा से है। जब हम पानी और कांच में लेंगे तो आप पूछेंगे कि पानी और कांच में कौन सघन है कौन विरल है, तो सीधा सीधी सघन और विरल का मीनिंग ये होता है कि जब हमें दो माध्यम दिया जाए और जिसमें प्रकाश की चाल जो है वो तेज होगी उसे हम विरल बोलेंगे, यानी कि साफ होगा, और जिसमें प्रकाश की जो चाल उसके मुकाबले कम होगी तो उसे हम सघन बोलेंगे। जैसे कि पानी और कांच की ले लें तो पानी में
जो है प्रकाश की चाल कांच से तेज होती है, इसीलिए पानी और कांच में पानी हमारा विरल होगा और कांच हमारा सघन होगा। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हमारी प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। वास्तविक पथ से तो मुड़ेगी ही मुड़ेगी, बट अभिलंब से दूर हटेगी। ये मेरा अभिलंब हुआ और ये अभिलंब से दूर हटती है। जबकि जब प्रकाश विरल माध्यम से यानी कि साफ वाले माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो वास्तविक पथ से मुड़ेगी, तो पर वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी यानी कि अभिलंब से सटेगी। तो ये दो कंडीशंस थे, आने वाली किरण को आपतित किरण, अपवर्तित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण। जैसा कि हमने पढ़ा था परावर्तन में कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, तो इसमें भी आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। जबकि इसमें अपवर्तन की घटना हो रही है तो इसमें अपवर्तित किरण यानी कि जो रिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ा सा मुड़ जा रही है वास्तविक पथ से, उसे अपवर्तित किरण कहेंगे। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। उसमें परावर्तन कोण कह रहे थे क्योंकि परावर्तन की घटना हो रही थी, इसमें अपवर्तन कोण कहेंगे क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है, और जो वहाँ परावर्तित किरण कह रहे थे यहाँ हम अपवर्तित किरण कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पॉइंट्स हैं, उसे आप देखेंगे अच्छे से। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम, सघन कहने का अर्थ है कि घना, तो घने माध्यम से जब विरल माध्यम यानी साफ सुथरे वाले माध्यम में जाएगी तो वो अपने वास्तविक पथ से अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। कहने का अर्थ है कि जब सघन से विरल में जाएगी तो वो फैलेगा, यानी कहने का अर्थ है कि देखिए जाना चाहिए था जिस पथ से उसे, वो उस पथ से न जा करके और दूर जा रही है यानी कि फैल रही है। जबकि यही कंडीशंस उल्टा करें तो जब वो विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब से सट के जाएगी यानी कि विरल से सघन में जाने पे सिकुड़ेगी। तो ये दो कंडीशंस थे, एक नोट पॉइंट है तो नोट पॉइंट को भी आप रीड कर लेंगे। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि अन्य चीज़ें बदल जाती है। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कंपन है, आवृत्ति कहने का अर्थ है फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो कंपन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि अन्य चीज़ें बदल जाएगी जैसे आयाम, वेग, तरंगदैर्घ्य। जबकि परावर्तन की घटना थी उसमें तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित था, आवृत्ति अपरिवर्तित था, आयाम और वेग परिवर्तित हो रहा था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे क्योंकि कंपटीशंस में ये सब पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ये आपको घटना दिखा रहा है एक प्रकाश, ये हवा है और ये हवा है। तो आप देखेंगे अच्छे से नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो प्रकाश हवा से आ रही है यानी कि विरल माध्यम से आ रही है, और अगर हम यहाँ पे अभिलंब डाल दें, यहाँ पे हम अभिलंब डाल दें तो जाना चाहिए था उसको ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, तो वो वास्तविक पथ से अभिलंब की ओर मुड़ रही है। जब हम इस कंडीशंस पे बात करें तो ये विरल सघन माध्यम है और ये विरल है, तो यहाँ पे अभिलंब डालें तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, बट वो जा रही है ऐसे यानी कि फैल रही है। जब सघन से विरल में जाएगी तो फैलेगी, और जब विरल से सघन में आएगी तो सिकुड़ेगी। इस कंडीशंस पे आप अच्छे से याद रखेंगे। बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक कहने का अर्थ है कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, ये इसका डिफिनेशन होता है। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है कि वो प्रकाश को कितनी सुगमता से जाने देगी या कितना रोकेगी, ये अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को हम अपवर्तनीय सूचक भी कहते हैं। अपवर्तनांक हमेशा एक से बड़ा होगा, जो जो सघनता बढ़ती है अपवर्तनांक का भी मान बढ़ता है। तो नीचे के कुछ पॉइंट्स हैं। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। यानी कहने का अर्थ है कि आपको हमने पहले बताया था कि प्रकाश के लिए कितना सुगमता प्रदान करेगी या कितनी अवरोध उत्पन्न करेगी, ये हम
विरलता या सघनता अपवर्तनांक से जानते हैं। अपवर्तनांक मात्राहीन और विमाहीन राशि है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों वेग हैं। वेग का रेशियो ऊपर कट जाएगा तो इसका हम ना तो यूनिट निकाल पाएंगे ना ही डायमेंशन। तो ये मात्राहीन है और विमाहीन भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन और अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है। कहने का अर्थ है कि जितना ज़्यादा अपवर्तनांक अधिक होगा माध्यम उतना ही सघन होगा, और जितना ज़्यादा अपवर्तनांक कम होगा माध्यम उतना ही विरल होगा, यानी कि प्रकाश को अच्छे सुगमता से पास होने देगी। ये कुछ अपवर्तनांक के मान हैं जिसे आप याद रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का अवरोध बहुत कम होता है, जिससे इसका अपवर्तनांक की बात करें तो शून्य होता है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा भी क्या है कि कोई माध्यम न होने के कारण इसका अपवर्तनांक शून्य है। जबकि अगर किसी भी माध्यम की बात करें तो उसका हमेशा अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा। तो यहाँ हमने लिख भी दिया है कि माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है। जैसे कि हवा की ही बात कर लें, हवा और निर्वात में प्रकाश का वेग का अंतर ज़्यादा नहीं है। निर्वात में प्रकाश की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, जबकि हवा में 2.98 होता है, जो कि लगभग 3 के ही बराबर है। तो हवा एक माध्यम है, इसलिए हम इसका अपवर्तनांक 1.008 लेते हैं। निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए इसका अपवर्तनांक 0 लेते हैं। जल की बात करें तो जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक 2.48 होता है। हीरा का अपवर्तनांक सभी माध्यम से ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है, प्रकाश को आसानी से पार नहीं होने देता, और इसलिए इसकी सघनता के कारण ही ये बहुत कठोर भी है, ये आप जानते होंगे। तो अपवर्तनांक से कुछ ये रहे। आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है हमारा, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरे में उसके प्रकाश की चाल क्या होगी। तो फॉर्मूला के अनुसार अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो था, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम की प्रकाश की चाल निकालना है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बटा हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटा 2.42। इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा वो हीरे में प्रकाश का वेग होगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, आगे कुछ अपवर्तन के नियम हैं। जैसे कि हमने परावर्तन पढ़ा, तो परावर्तन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। अपवर्तन का नियम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के भी नियम होते हैं, तो उसे भी पढ़ेंगे। पहला नियम है हमारा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। जैसा कि हमने परावर्तन में पढ़ा था, वैसा ही इसमें भी होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ कहता है कि आपतन कोण का साइन, यानी कि जो हमारा आपतन कोण आई है उसका साइन यानी कि साइन आई, तथा अपवर्तन कोण का साइन यानी कि साइन के साथ अपवर्तन कोण का, यानी कि आर से हम डिनोट करते हैं अपवर्तन कोण को, तो साइन आर हमेशा एक नियत राशि होता है, यानी कि नियतांक के मान को हम म्यू से सूचित करते हैं। तो ये है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्नेल का नियम किस घटना से संबंधित है, तो वो अपवर्तन की घटना होती है। ये किसने दिया, तो स्नेल साहब ने ही दिया होगा, इसलिए स्नेल का नियम कहते हैं। तो आगे पॉइंट याद रखेंगे। आगे कुछ और है तो इसे भी देख लेंगे। कह रहा है, यदि माध्यम 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक 1μ2 से प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार। जैसे कि यदि 3 माध्यम 1 2 3 है तो उसे हम 1μ2, 2μ3 और 3μ1, तो इस तरह से हम नोटेशन करते हैं। ये नोटेशंस है किसी दो माध्यम को निरूपित करने का। जैसे कि अगर एक माध्यम को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे माध्यम को 2 से डिनोट कर रहे हैं, और इन दोनों को डिनोट करना है एक बार, तो 1μ2 ऐसे करके डिनोट करेंगे। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर 1μ2 को हम 1/2μ1 भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं 1 बटा लगा करके। आगे आते हैं,
आगे कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम जानेंगे। जैसे पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। ये सारे अपवर्तन की घटना है जिसे हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पानी में डूबी हुई लकड़ी का आधा टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा होता है वो टेढ़ा प्रतीत होता है। पानी में तैरती हुई मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, जैसे सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है वैसे ही मछली भी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तारों का टिमटिमाना, सुबह या शाम के समय सूरज का बड़ा दिखाई देना, सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व या क्षितिज होने के कुछ देर बाद भी सूरज का दिखाई देना। तो ये सब घटनाओं को हम अच्छे से देखते हैं। तो ये है हमारे कुछ अपवर्तन के एग्जाम्पल्स, जैसे कि पानी का टेढ़ा प्रतीत होना, जबकि रियलिटी नहीं है। तो काल्पनिकता में टेढ़ी दिखाई देती है, जबकि रियलिटी में वो सीधी ही होती है। तो काल्पनिकता जो जितना भी है वो अपवर्तन की घटना पे होती है। जैसे कि अब पेंसिल की बात करें, पेंसिल होती है सीधी, बट अपवर्तन के कारण, जैसे कि यहाँ से अगर प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रही है तो माध्यम में अपवर्तन हो जाता है, और अपवर्तन के कारण ये सघन से विरल में जाती है, तो अविलंब से दूर हटती है और हमें आँख पे दिखाई देता है। पर काल्पनिकता इसकी जो है वो हमें उठी हुई दिखाई देती है। तो अपवर्तन के कारण जो पेंसिल है वो पानी में थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और जबकि हम उसे सामने से देखते हैं तो टेढ़ी प्रतीत होती है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट और भी है। नेक्स्ट जैसे कि कोई भी मछुआरा है तो उसको मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। कारण यही है कि माध्यम चेंज होने के कारण जो हमारी आँख से जो प्रकाश है, जो मछली से उसे प्रकाश जाती है, वो अभिलंब अगर यहाँ है तो उसे जाना तो यहाँ चाहिए था, बट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आँख पे आती है। तो काल्पनिकता जो है उसे सीधे दिखाने की कोशिश करती है और हमें मछली कुछ ऊपर दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता जो है मछली का नीचे होता है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का क्षितिज के डूब जाने के बाद भी दिखाई देने का कारण ये है कि अगर ये हमारा क्षितिज है, सूर्य डूब गया है, फिर भी क्या है कि इसका प्रकाश यहाँ से जाएगा, और माध्यम में बहुत सारे, पृथ्वी पे बहुत सारे मंडल हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, आयन मंडल, सप्ताह मंडल, वही मंडल। तो बहुत सारे मंडल हैं जिनका अलग अलग घनत्व है। तो निर्वात में प्रकाश का अवरोध होता नहीं है, तो इनका अपवर्तनांक एक विरल माध्यम के तरह होता है। अपवर्तनांक शून्य होने के कारण ये विरल माध्यम के जैसे बिहेव करती हैं। तो यहाँ होता ये है कि जब माध्यम चेंज होता है तो यहाँ पे भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, और थोड़ा सा ये मुड़ जाती है प्रकाश। फिर इसका घनत्व इसके अपेक्षा कम होता है, तो फिर अपवर्तन होता है और थोड़ा सा प्रकाश फिर मुड़ जाता है। फिर नेक्स्ट माध्यम आता है, फिर प्रकाश थोड़ा सा और मुड़ जाता है, फिर नेक्स्ट माध्यम आता है। जैसे जैसे सघनता बढ़ती है प्रकाश मुड़ते जाता है, मुड़ते मुड़ते हमें पृथ्वी की सतह पे दिखाई देता है सूरज डूबने के बाद भी। तो बहुत सारी अपवर्तन की घटनाएं हैं जिसके कारण हमें प्रकाश सीधी ना आके टेढ़ी आती है, और टेढ़ी होते 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 हमें हमारी आँख तक पहुँचती है, और हम सूरज को देख पाते हैं, सूरज की डूबने से पहले और सूरज के डूबने के बाद भी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी वही एग्जाम्पल है कि जो माध्यम है उसमें बार बार अपवर्तनांक होते होते प्रकाश की किरणें मुड़ती हुई हमें सूरज के डूबने के बाद भी सूरज दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता जो है उसकी नीचे होती है, यानी कि सूर्य क्षितिज से डूब चुका होता है, जबकि काल्पनिकता हमें सूर्य को दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो जितनी भी काल्पनिकता की बात करें तो जो काल्पनिकता हमें दिखाई देती है वो सारा कुछ अपवर्तन के कारण ही होता है। आप ऐसे भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे तारों का टिमटिमाना। तो जैसे सूरज का बार बार अपवर्तन होता है, वैसे ही तारों का भी सूरज से काफ़ी दूर होते हैं हमारे तारे, तो वहाँ से भी माध्यम में आते आते बहुत बार प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण उसका एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं होता है, और काल्पनिकता हमें यहाँ दिखाती है जबकि रियलिटी कहीं और होता है। तो बार बार अपवर्तन की घटना के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ये भी कुछ इमेजेस हैं, तो इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से अच्छे से देख पाएंगे। अपवर्तन की घटनाओं को देखने के बाद एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि जब हम किसी सिक्के को
किसी ग्लास में डालते हैं तो वो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो वो कितना उठती है या कितना धसी हुई है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो म्यू इक्वल टू होता है आर बाई ए, जहाँ आर जो है रियल डेप्थ की बात कर रहा है और ए एपरेंट डेप्थ की बात कर रहा है। एपरेंट कहने का मतलब है कि काल्पनिक काल्पनिक गहराई, और ये वास्तविक गहराई। तो कितना धंसा हुआ प्रतीत होता है। तो अगर किसी भी चीज़ को हम धंसाते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, किसी कील को ठोकते हैं तो वो ऊपर से ही ठोकते हैं। तो अगर हम रियल डेप्थ की बात करें तो रियल डेप्थ हम ऊपर से नापेंगे, यानी कि एपरेंट वाला। तो जैसे कि अगर सिक्का यहाँ पे है और सिक्का डूबा हुआ सिक्का, और जो प्रतीत हो रहा है प्रतीत थोड़ा सा ऊपर होगा, तो अगर रियल डेप्थ की बात करें तो हम सतह से नापेंगे ऊपर, तो इसे हम ए से सूचित करेंगे, जबकि रियल को हम जो पूरा है उसे हम आर से सूचित करेंगे। तो कितना धंसा हुआ प्रतीत पूछेगा तो उसे हम एपरेंट वाला बताएंगे, और कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी कि यहाँ से कितना उठा, यानी कि नीचे से कितना उठा हुआ है, तो रियल में से जब हम इमेजिनरी को घटा देंगे तो हमारा कितना उठा हुआ प्रतीत होगा। क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह रहा है कि ग्लास में 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, ये ग्लास है और इसमें 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, उसमें एक सिक्का रखा है, तो वो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो जहाँ म्यू का वैल्यू जो है वो हमें दे दिया गया है 4/3, तो आर बाई ए 4/3 यहाँ रख दिए हैं, और जो इसकी वैल्यू है कितना पानी है उसका वैल्यू है, यानी कि रियल जो डेप्थ है, यानी कि सिक्का होगा तो यहीं होगा, तो ये रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ हमारा 10 है। एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है, तो एपरेंट डेप्थ इसको हम सॉल्यूट करेंगे तो 7.5 आएगा, और 7.5 आएगा तो जब पूछेगा कि कितना धंसा हुआ है तो एपरेंट डेप्थ को बताएंगे, और पूछेगा कितना उठा हुआ है तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना उठा हुआ है ये पता लग जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा लाइट पार्ट 4, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इमेजेस के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश किए, जो भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको हमने बताया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।